बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो बाद स्टूडेंट्स के इंसिस्ट पे बनाई गई है। जो मेरी क्लास के बाद शाइनिंग स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाएं जो हमें प्रैक्टिकल वाइवे के लिए बड़ी हेल्पफुल हो। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल वाइवा में अच्छे मार्क्स हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। और ये वाली वीडियो 2023 प्रैक्टिकल वाइवा के लिए खास तौर पर मैंने प्रिपेयर की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, वो है कि हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज का फादर किसे कहते हैं। तो आप में से जो अक्सर स्टूडेंट इससे फेमिलियर भी होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डेनिस रिची। डेनिस रिची इज कॉल्ड द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम, के दर्ज झेल में से कौन सा वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड नहीं है। हमने इसको पॉइंट आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर है डी। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि सिंस ओनली अंडरस्कोर एंड नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड इन अ वेरिएबल नेम इट रिजल्ट्स इन एन एरर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिमार्केबल पॉइंट ये है कि आप वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउ नहीं है। सी लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती कि हम अंडरस्कोर के अलावा कोई और साइन को वेरिएबल नेम में इंसर्ट कर सकें। और ये अंडरस्कोर है, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन, के तमाम जो कीवर्ड्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में, पहली ऑप्शन लोअर केस लेटर, दूसरी ऑप्शन अपर केस लेटर, और तीसरी ऑप्शन कैमल केस लेटर्स, और फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है कि नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है लोअर केस लेटर के। सी लैंग्वेज के अंदर तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस लेटर के अंदर इंसर्ट करने कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि कीवर्ड्स हम लोअर केस लेटर में लिखते हैं या अपर केस लेटर में, तो आपको इसका आंसर देना होगा लोअर केस लेटर के अंदर। ये साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्री डिफाइंड हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, कि जिसको कंपाइलर जो है वो खास मीनिंग के तौर पर लेता है। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, कीवर्ड्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं सिंटेक्स का। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, यानी उनको वेरिएबल के नामों के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंट एज, ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन कर दी है। अब ये सी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है। हेयर इंट इज अ कीवर्ड, जो हमारे पास इंट है वो कीवर्ड है। दैट इंडिकेट्स एज इज अ वेरिएबल, जो कि इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि एज हमारे पास वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट, इंट की। यानी इंट हमारे पास कीवर्ड है और एज हमारे पास वेरिएबल है। एज की टाइप क्या है, इंटीजर। अब सी कीवर्ड्स हमारे पास जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो टोटल 32 होते हैं। आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 5 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 4 आर 32। तो सी कीवर्ड जो है वो 32 होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन कीवर्ड्स को सिर्फ 2-3 दफा पढ़ लेना है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर बाज़ दफा इस तरीके से भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऑटो क्या है या इंट क्या है,
तो आपको कहना पड़ेगा कीवर्ड, ठीक है। फॉर क्या है, डू, इफ, तो ये चीज आपके जहन में रह जाएगी। अक्सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर वाइवे के अंदर यहाँ से क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं। इसको आपने ये ज़बानी याद नहीं करना, बस 2-3 दफा आपने इन कीवर्ड्स को पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी, के दर्ज झेल में से कौन सी ऑप्शन वेरिएबल नाम्स के एतबार से रिगार्डिंग द वेरिएबल नेम ट्रू है। अब इसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। ए ऑप्शन में वो कह रहा है कि दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। बी ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टैटिक। उसके बाद कह रहे हैं कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, और आखिर में कह रहा है कि वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ। अब ये क्वेश्चन पे गौर करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, के दर्ज झेल ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। ट्रू के बारे में पूछ रहा है। अब आप ये देखिए कि दे कैन कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। हम स्पेशल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन फॉल्स हो गई। बी इट इज नॉट एन एरर टू बी डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गई। अब ऑप्शन नंबर डी पे आए। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, के वेरिएबल की हम कोई भी लेंथ मेंशन कर सकते हैं, ये भी फॉल्स हो गई। अब सी ऑप्शन पे आए। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट के तौर पर स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी पहला कैरेक्टर हम वेरिएबल नेम का डिजिट नहीं रख सकते। ये वाली ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लें। अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स फॉर सी वेरिएबल नेम इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, यानी वेरिएबल नेम को हम सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, या मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वैलिड सी एक्सप्रेशन, दर्ज इनमें से कौन सा वैलिड सी एक्सप्रेशन है। हम यहाँ पर कॉमा इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा यहाँ पर स्पेस इंसर्ट नहीं की जा सकती, उसके अलावा यहाँ पर हम डॉलर साइन को मेंशन नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी इंट माई अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू, और ये आगे जो मैंने यहाँ पर रकम मेंशन की है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। स्पेस कॉमा एंड डॉलर साइन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम, ये हम वेरिएबल नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो शॉर्ट इंट जो हमारे पास होता है इसको क्वालिफायर के नाम से हम जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 विच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम। अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करें। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी जा रही है कि कौन सा कीवर्ड रोकता है चेंज को इन द वेरिएबल विद द सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में वेरिएबल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट जो है वो जब हम इसको एक दफा कॉन्स्ट के जरिए इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर हम पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। द कॉन्स्ट कीवर्ड अलाउज अ प्रोग्रामर टू टेल द कंपाइलर, के कॉन्स्ट कीवर्ड जो है प्रोग्रामर को अलाउ करता है, प्रोग्रामर को इस बात की इजाजत देता है टू टेल द कंपाइलर, के कंपाइलर को बताए दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल शुड नॉट बी मॉडिफाइड, कि हम किसी खास वेरिएबल को तब्दील नहीं कर सकते आफ्टर द इनिशियल असाइनमेंट इन इट्स डिक्लेरेशन, जब हम एक दफा उसकी इनिशियल असाइनमेंट को मेंशन कर दें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज
हैश साइन इंक्लूड और stdio.h, इसका मतलब क्या है हमारे पास? तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से हम पहचानते हैं। बहुत ही ज्यादा अहम सवाल, अक्सर एग्जामिनर इसको वाइवे के अंदर पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये चीज लाजमी आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसकी माय डियर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन भी कर दी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर लाइंस इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, कि ये लाइंस होती हैं जो प्रोग्राम में शामिल होती हैं, दैट बिगिन विद द कैरेक्टर हैश, जो कि हैश या इसको नंबर साइन भी कहते हैं, उससे शुरू होती हैं, विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल सोर्स कोड टेक्स्ट, जो कि मुख्तलिफ बनाती हैं टिपिकल सोर्स कोड से। दे आर इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर टू प्रोसेस सम प्रोग्राम्स बिफोर कंपाइलेशन। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद हैश सिंबल। ये सारी के सारी जो हमारे पास प्री प्रोसेसर्स होती हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, स्कैन एफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। जो स्कैन एफ हमारे पास होता है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, और ये कौन सी हेडर फाइल में मौजूद होता है? ये मौजूद होता है stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में स्कैन एफ का फंक्शन मौजूद होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। स्कैन एफ इज द प्री डिफाइंड फंक्शन in stdio.h header file, printf and scanf carry out input and output function। हमारे पास जो दो फंक्शन है, एक printf का और scanf का। printf आउटपुट फंक्शन और हमारे पास जो scanf है वो इनपुट फंक्शन। इन सी these function statements are present in the header file। ये वाले फंक्शन जो होते हैं ये हेडर फाइल में मौजूद होते हैं stdio.h के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग सी कोड। कि अगर हमारे पास ये वाला कोड दिया हो, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसलिए ये बिल्कुल सिंपल एक छोटा सा मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है ताकि आप स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। तो इसके अंदर वो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग सी कोड, के दर्ज सी कोड में x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट हमारे पास x है, यानी x की क्या टाइप है हमारे पास इंटीजर। x हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसकी प्रायोरिटी सेम होती है, यानी इन दो ऑपरेटर्स ने पहले हल होना होता है, और हमारे पास प्लस एंड माइनस इसकी प्रायोरिटी बाद में होती है, यानी इन दो ऑपरेटर्स ने बाद में सॉल्व होना होता है। अब यहाँ पर एक, यानी ये पहले नंबर पे हल होंगे, ये दूसरे नंबर पे हल होंगे। अगर किसी प्रोग्राम की किसी स्टेटमेंट के अंदर ये एट वंस आ जाए, एट अ टाइम आ जाए, जिस तरह ये देखें, यहाँ पर ये देखें ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं और प्लस ये वाला ऑपरेटर मौजूद है, ये देखिए ये प्लस इसके अंदर लाई कर रहा है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर लाई कर रहे हैं। अब देखिए अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम पहले इन दोनों, अगर एक स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों ऑपरेटर आ जाएं तो लेफ्ट साइड से जो पहला ऑपरेटर होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यानी मल्टीप्लाई पहले आ गया तो 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद प्लस 9। अब देखें
किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? डिवीजन की। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आंसर आएगा? 15। 15 प्लस 9 हमारे पास क्या आंसर आ गया? इज इक्वल टू 24। तो यही वाला आंसर हमारा करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके देखना है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स अक्सर इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सी इज अ विच लेवल लैंग्वेज। कि सी हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वाइवा के अंदर, कि लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बाज दफा ये भी पूछ लेते हैं कोई सी दो हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम बताएं, तो आप कहेंगे सी और बेसिक। बेसिक लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको मेंशन भी कर दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि कोई से दो फर्क बताएं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में, या कोई से तीन फर्क बताएं। तो ये हमारे पास प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और ये मशीन फ्रेंडली होती है। और इसके लिए कंपाइलर हमें चाहिए या इंटरप्रेटर, और इसके लिए असेंबलर चाहिए। और ये पोर्टेबल नहीं होती, ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल होती है। और इसको अंडरस्टैंड करना इजी, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल, क्योंकि ये बाइनरी कोड के अंदर होती है, ये ह्यूमन रीडेबल कोड के अंदर होती है। और इसको डीबग करना इजी। अब डीबग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में से जो हमारे एरर्स होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीबग कहते हैं। तो इसके अंदर डीबगिंग का प्रोसेस इजी होता है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो डीबगिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी टफ होता है। उसके बाद हमारे पास जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है, और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करती है। तो माय स्टूडेंट्स, आपको ये पूरे के पूरे जो हैं पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं, 2 या 3 पॉइंट्स आप याद कर लें, आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोग्राम आउटपुट्स हेलो वर्ल्ड। कि कौन सा हमारे ऑप्शन के अंदर जो हमने ये प्रोग्राम का पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है उसकी आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगी। तो पहले इसको चेक कर लें। मेन स्कैनएफ नहीं, स्कैनएफ तो आउटपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये तो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्कैन लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, सी को प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरीज। सी लैंग्वेज किस लेबोरेटरी के अंदर इजाद की गई? एट&टी बेल लैब्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज कौन सी लैब्स के अंदर इन्वेंट की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एट&टी बेल लैब में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन द ईयर। सी लैंग्वेज कौन से ईयर में इजाद की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट वो है सी, 1972 में सी लैंग्वेज को इजाद किया गया। किसने इजाद किया था? डेनिस रिच्चे ने। और कहाँ पे हुई थी? एट&टी बेल लैब्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग अ सिंगल लाइन। के हमने सिंगल लाइन कमेंट्स करने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डबल स्लैश। तो इसके जरिए हम कमेंट्स दे सकते हैं। अब कमेंट्स के बारे में थोड़ा मैंने मेंशन भी कर दिया है, कमेंट्स इन न सी। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो आप
उसका जवाब देंगे कि कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं। ठीक है, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, कोड की लॉजिक बयान करती हैं, एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, और जिससे हमारा प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल हो जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। अब कमेंट्स की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं सिंगल लाइन और दूसरे को कहते हैं मल्टी लाइन। अब दोनों की यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है। ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी देख लें कि ये देखें, ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट और ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद। जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट हो सकता है? अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से, एनी कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड। नो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, यानी अल्फाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से भी हम आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब C identifiers are names given to different entities such as constants, variables, structure, function, etc. Identified names must differ in spelling and case from any keyword, यानी कीवर्ड के नाम पे आइडेंटिफायर को हम मेंशन नहीं कर सकते। ये मैंने दो एग्जांपल्स भी इसकी यहाँ पर इलस्ट्रेट की हैं कि इंट अमाउंट, उसके बाद डबल टोटल बैलेंस। इन द अबव एग्जांपल अमाउंट एंड टोटल बैलेंस आर आइडेंटिफायर, यानी जो वेरिएबल के नेम है अमाउंट एंड टोटल बैलेंस, इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड इंट एंड डबल आर कीवर्ड, और जो इंट होता है और डबल है ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इन शॉर्ट के जो हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट, और 34 इज एन इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पर ये हमारे पास देखें, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ये देखें हमारे पास कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 10, हमने इसकी वैल्यू 10 दे दी। बाद में इसको जब हम 20 असाइन करेंगे तो हमें एरर मैसेज आएगा, कंपाइलर एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई अल्टर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अ कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कोटेशन जहां पर मेंशन होती है उसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, और इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही होता है, $1, लेकिन इसके आसपास सिंगल कोटेशन मौजूद है, ऑल अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल अबव आएगा। एक कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन्स ओनली वन कैरेक्टर विद सिंगल कोट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चूज अ राइट स्टेटमेंट। हमने राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। इसमें स्पेस नहीं, अंडरस्कोर, इट इज करेक्ट। इसमें कॉमा नॉट अलाउड, इसमें स्पेस नॉट अलाउड, ऑल आर राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए। Explanation, only underscore symbol is allowed in a variable name. Identified name, space, comma and other special characters are not allowed. We have already discussed about it very well. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर 32। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास 32 होते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछ लेते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में कितने होते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। सी लैंग्वेज में जो हर स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन पे एंड होती है। ये देखिए, ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट, यानी जितनी स्टेटमेंट भी होंगी हर स्टेटमेंट के एंड पे हमें सेमी कॉलन को लाजमी इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड। ये हमारे पास फ्लोट,
इंट लॉन्ग डबल। अब बज़ाहिर तो देखने में सारे ठीक लग रहे हैं, बट इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा भी था कि तमाम के तमाम कीवर्ड्स लाजमी तौर पर लोअर केस लेटर में होंगे। फ्लोट में एफ कैपिटल, इंट में आई कैपिटल, लॉन्ग में एल कैपिटल, और डबल इज अ करेक्ट सी कीवर्ड, क्योंकि सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो लोअर केस लेटर में लिखे हुए हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफा रीड आउट करना है। एक्सप्लेनेशन, ऑल सी कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर, इंटीजर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऑल एबव। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑल एबव। तो माय स्टूडेंट्स, आपने इंतहाई अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी कर दी हैं। देखें, टाइप आ गया हमारे पास, साइज, रेंज, स्पेसिफायर यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंट जो है वो 2 बाइट्स लेता है, इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। और परसेंटेज डी जो है हमारे पास, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इसी तरह ये शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। आपने इनकी रेंजेस को याद नहीं करना, ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। सिर्फ इंट की रेंज को आप जहन में रखें और बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं उसको आपने 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है, तो इंशाल्लाह आपके ये जहनों में रह जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, टाइप ऑफ रियल नंबर इन सी आर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की टाइप से हमारे पास, यानी जिसमें हम पॉइंट्स में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑल दी अबव। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर इसको यूं पूछ सकते हैं कि रियल नंबर्स की कुछ टाइप्स बताएं सी लैंग्वेज में, तो आप कहेंगे फ्लोट एंड डबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, साइज ऑफ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। इन तीनों के जो हमने साइज बतानी है कि शॉर्ट कितने बाइट्स लेता है, इंट कितने और लॉन्ग कितने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, शॉर्ट भी 2 बाइट्स, लॉन्ग भी 2, इंट भी 2 बाइट, और लॉन्ग जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स लेता है सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसी तरीके से फ्लोट, डबल और लॉन्ग कितने बाइट्स लेते हैं? 4, 8 एंड 10 बाइट्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, चूज द राइट स्टेटमेंट। हमने राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। अगर इंट ए हमारे पास 5/2 है, बी 5.0/2 है, सी 5/2.0 और डी 5.0/2.0। तो अब यहां पर आप गौर करें, हमारे पास जो ए है और बी, सी, डी, ये सब के सब इंटीजर टाइप के हैं। इनमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? A2। अब A2 किस तरीके से आएगा, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये देखिए, ये हमारे पास 5 यहां पर और 2 यहां पर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4। तो यहां पर हमारे पास ये 2 आंसर आएगा, और वही यहां पर हमने लिख दिया A2, और फिर B2 हमारे पास हो गया। उसके बाद सी भी हमारे पास 2 और डी भी हमारे पास 2 हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका है ए। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, इनका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स के क्वेश्चन के आंसर को देने के काबिल हो जाएंगे। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कर दी है। इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, के डेसिमल पॉइंट्स के इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स के, इस बात से कतई नज़र कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एन इंट वेरिएबल होल्ड्स ओनली इंटीजर वैल्यू, के जो इंट वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, चूज अ राइट स्टेटमेंट।
राइट स्टेटमेंट को हमने चूज करना है। अगर इंट a इज इक्वल टू 3.5 हो तो a की वैल्यू क्या होगी, यानी जब हम a को प्रिंट करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, क्योंकि a की टाइप जो है इंटीजर है, इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू को हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि एक्सप्लेनेशन स्टोर्स ओनली इंटीजर वैल्यू, कि a जो हमारे पास है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। सो 3.5 इज ट्रंकेटेड टू 3, तो जो 3.5 है वो 3 में ट्रंकेट हो जाएगा, 3 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इंट a इज इक्वल टू 25 रिमाइंडर 10। अब रिमाइंडर से क्या मुराद है, अब इसका आंसर आप देख लें, ये 5 आ रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये 5 किस तरीके से आ गया, इसको यहाँ पे अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर लिखा हमने 25 और यहाँ पर हमने मेंशन किया 10 2s आर, हमारे पास आ गया 20 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5, और यही वाला आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके हम इसको इसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया। एक्सप्लेनेशन मॉडुलस या मॉडुलो भी इसे कहते हैं या रिमाइंडर भी कहते हैं। डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ 25/10। ये यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया, सॉल्व करके भी आपको बता दिया। तो ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये एंड पे रिमाइंडर। जब आप इसको अपने जहन में रखेंगे तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर को गेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास क्या होगी, फ्लोट a इज इक्वल टू 45। अब 45 है तो बाय डिफॉल्ट यू 6 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद वो डिस्प्ले करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी होगा। इंटीजर वैल्यू 45 is promoted to float 45.0 and printed with all 6 decimal numbers। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्रायोरिटी अमंग, के इनकी प्रायोरिटी क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो हमारे पास डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और जो हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है प्लस माइनस से, और जो सबसे कम प्रायोरिटी होती है वो हमारे पास इक्वल साइन की होती है। तो यानी कि सबसे पहले ये वाले ऑपरेटर सॉल्व होंगे, फिर ये वाले ऑपरेटर, और उसके बाद ये वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। यहाँ पर लिख भी दिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी हैज द लीस्ट प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज। तो सबसे कम जो प्रायोरिटी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है सी के अंदर। प्रायोरिटी का मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है कि वो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी स्टेटमेंट। इसकी हमारे पास आउटपुट क्या होगी। अब इंट a इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, उसके बाद a हमने सॉल्व इसको करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 34 आंसर आएगा। अब यहाँ पर भी मैंने इसको मेंशन कर दिया है, देखिए एक्सप्लेनेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैज इक्वल प्रायोरिटी, के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, बट एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी का मतलब यह है कि लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी हम लेफ्ट से रीड करना शुरू करेंगे, लेफ्ट पे जो पहले आ जाएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखें 4 + 2 और उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें 4 + 2 यानी 4/2 के आंसर आएगा 2, वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 + 20 एज इट इज आ गया। अब पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा,
4 + 10 + 20 और 34 हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम? सी प्रोग्राम की आउटपुट क्या है? इसका आंसर है 54। यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी निकाल दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम? सी प्रोग्राम की आउटपुट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 5, बिकॉज 5/2 हमारे पास इसका आंसर आएगा 2, बिकॉज इंटीजर ए है, तो 3 + 2 हमारे पास 5 करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। a = 3 + 5/2, 5/2 = 2 और 3 + 2 = 5, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज स्टार्ट्स विद हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं तमाम के तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने इसकी एक एग्जांपल भी मेंशन कर दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द फुल फॉर्म ऑफ stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है कि ये हमारे पास हेडर फाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, या प्रैक्टिकल एग्जामिनर साहब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितनी तरह की लूप सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं और कौन कौन सी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, नंबर 1 वाइल, नंबर 2 फॉर एंड नंबर 3 डू वाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑल द अबव, तमाम की तमाम लूप्स की टाइप्स हैं। उसके बाद विच लूप इज फास्टर इन सी लैंग्वेज, कि फॉर वाइल या डू वाइल में से कौन सी लूप फास्टेस्ट होती है? तो इसका आंसर है ऑल वर्क एट सेम स्पीड, तमाम की तमाम लूप्स जो हैं वो सेम स्पीड पर वर्क करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, चूज करेक्ट सी वाइल लूप सिंटेक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तकरीबन हर प्रैक्टिकल एग्जामिनर ही पूछते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, या फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि किसी भी लूप को लिखने का जो जनरल वे होता है, जो आम तरीका होता है, उसको सिंटेक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, वाइल कंडीशन, उसके बाद लूप की बॉडी, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट्स और एंड पे सेमीकोलन। तो ये इसका करेक्ट सिंटेक्स है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद हमारे पास फॉर लूप का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ए, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर कह देते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स लिख के दिखाएं या वाइल लूप का सिंटेक्स लिख के दिखाएं, तो इसलिए ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास डू वाइल का सिंटेक्स है, लूप की जो थर्ड किस्म है, तो उसका सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपने एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है कि सेमीकोलन आफ्टर द वाइल कंडीशन इज अ मस्ट, वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन का आना लाजमी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट सी स्टेटमेंट, a++ पोस्ट इंक्रीमेंट, a-, पोस्ट डिक्रीमेंट, -a प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ++a प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑल अबव सारी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अगर आपसे कहा जाए, प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे पूछे कि a++ का क्या मतलब है, आप कहेंगे इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपसे कहे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे -a। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, कि एस्की किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एस्की की फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 पे मूव करने से पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि 7 बिट कोड के अंदर जो एस्की का होता है, टोटल 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और यूनिकोड के अंदर तमाम की तमाम लैंग्वेज के तमाम कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इमोजीज और स्पेशल सिंबल ऑल ओवर द वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज एन एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए को पहले रीड कर लेते हैं। एन एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद बैक स्लैश ऑलवेज। फिर बी पार्ट, एन एस्केप सीक्वेंस इज यूजुअली पार्ट ऑफ स्ट्रिंग to tell compiler to produce new lines, new tabs, single or double quotes, etc. और C पे an escape sequence is used to format the output to look in desired way। तो ये सारे इसके आंसर ठीक हैं। तो अगर आप से प्रैक्टिकल एग्जामिनर साहब ये क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन नंबर सी को डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि किसी खास तरीके में अगर आउटपुट को हमने देखना हो तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्लैश एन न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए और स्लैश टी टैब को इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी एस्केप सीक्वेंस। स्लैश एन प्रोड्यूस न्यू लाइन, स्लैश टी प्रोड्यूसेस वन टैब स्पेस, स्लैश बी प्रोड्यूस वन बैक स्पेस। तो ये सारी की सारी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर साहब इस तरह पूछ सकते हैं कि स्लैश एन क्या क्या पर्पस है, तो आप इसका जवाब देंगे नई लाइन इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह स्लैश टी, स्लैश बी एंड सो ऑन। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, आप इस टेबल को 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में रह जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो ये सारे के सारे जवाब इसके दुरुस्त हैं। आप सी वाले को 2-3 दफ़ा पढ़ लें, ये कदर बेहतर जवाब है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू राइट डेटा टू फाइल इन अ फॉर्मेटेड वे, कि फॉर्मेटेड वे के अंदर अगर हमने डेटा को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 49, चूज अ वैलिड सी फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज डी प्रिंट इंटीजर कांस्टेंट, percentage u print unsigned integer constant, percentage ld print signed long and percentage lju print unsigned long constant। तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द निबल वर्ड एंड बाइट इन कंप्यूटर लैंग्वेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निबल कितने बाइट्स लेती है, वर्ड कितने और बाइट कितने बाइट्स हमारे पास होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, यानी बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है और वर्ड जो होता है 2 बाइट्स के बराबर होता है और निबल जो होता है वो 4 बाइट्स के बराबर होता है। तो माय स्टूडेंट्स ये 50 अहम तरीन क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉच करें, इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। और मोस्टली जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर हैं वो वाइवे की बेस पे ही पूरे प्रैक्टिकल के नंबर को मार्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच।